हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपके आने वाले जून 2023 सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आपको मैं पूरा फुल स्ट्रैटेजी इसके अंदर बताने जा रही हूँ कि आपको हर दिन क्या करना है। नहीं, आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए है कि अभी भी जिन बच्चों को भी लग रहा है कि अभी टाइम निकल चुका है या अभी तो मैं प्रिपेयर नहीं कर सकता, मेरे पिछले 4-5 महीने मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो अब मैं लास्ट में 2 महीने के अंदर क्या कर लूंगा कर लूंगी। तो उन लोगों को स्पेशली ये बताने के लिए कि है कि अभी भी आपके पास 70 डेज पूरे पूरे रहते हैं। और आप जो अपना ट्रैवल टाइम होगा जहां भी आप पेपर दे रहे हैं उसको अगर अलग रख दें और उसके बाद 1-2 दिन आप अपना अभी भी लें, अगर 1-2 दिन पूरा बुक का रिसोर्स कंप्लीट लेने के अंदर, अगर आपने मार्केट से बुक नहीं परचेज किए तो उसको लेने के लिए या अपनी चीजें इकट्ठी करने के लिए आप 1-2 दिन निकाल दें, तब भी आपके पास कंप्लीट 70 डेज बचते हैं, जो मोर देन सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं पूजा भगत आपके लिए लाई हूँ स्ट्रैटेजी कि आप 70 डेज में कैसे सीएसआई या नेट जेआरएफ लाइफ साइंस को टैकल कर सकते हो। सबसे पहले मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा नाम पूजा भगत है और मैंने 2016 के अंदर ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया हुआ है और मेरी रैंक जो थी वो 132 थी। एंड देन उसके बाद से ही मैं टीचिंग के अंदर हूँ, तभी से मैं पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन पढ़ाती हूँ और अब ये जो चैनल के थ्रू मैं ऑनलाइन भी आप लोगों से मिलती रहूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि 70 डेज ही मैंने क्यों लिया है। बिकॉज आप भी जानते हैं कि 60 डेज मोर देन सफिशिएंट है, या 60 डेज भी मैं लेती तब भी मोर देन सफिशिएंट होता। लेकिन अगर आप 70 डेज को काउंट करें प्लस अगर आप 60 डेज को अपने अलग रख दें प्लस 10 डेज जो अलग से हैं, अभी इस मंथ में आपको सिर्फ 10 डेज देने के लिए मैं बात करूंगी। अगर आप 10 डेज दे देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अगर आपका एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है तो आप अपने आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे उस चीज के लिए। एंड देन जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप आगे के 60 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, ये आप लोगों को आइडिया होगा ही कि हमारे एग्जाम में सीएसआईआर नेट जीआरएफ के एग्जाम में सबसे पहले तो ये 3 पार्ट आते हैं। पार्ट ए आता है, पार्ट बी आता है एंड पार्ट सी आता है। पार्ट ए के अंदर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, एंड देन उसमें से आपको करने होंगे 15 क्वेश्चन यहाँ पे। इसके बाद में पार्ट बी जो है इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे 50, जिसके अंदर से आपको 35 करने होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको 75 मिलेंगे जो 4 मार्क ईच है। मतलब ये जो पार्ट है ये आपके सिलेक्शन को आपको सिलेक्ट करवा भी सकता है और आपको सिलेक्शन से बाहर कर भी सकता है। और तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो आप लोगों को भी पता है कि इसके लिए हमको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बुक को रेफर कर लो, आपको फॉर एग्जांपल अरिहंत की कोई बुक ठीक मिल रही है या फिर मैं बोलूंगी पाथफाइंडर ने भी जनरल एप्टीट्यूड के लिए बुक निकाली हुई है, आप उस बुक को रेफर कर लो एंड ज्यादा सोर्सेज के पीछे आप नहीं जाओ। ठीक है, मैंने खुद ने एक ही बुक को रेफर करके उसी को मल्टीपल रिवाइज 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 करके ये एग्जाम निकाला था। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा सोर्स के पीछे अभी मत भागो और जितना अपने सोर्सेज को आप लिमिटेड कर सकते हो उतना आप लिमिटेड करने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने बात की तो यहाँ पे आप एक सोर्स पकड़ लो, आप पाथफाइंडर की बुक देख लेना, आप अरिहंत की बुक देख लेना, आप जितने भी पब्लिकेशंस की बुक आती है आप एक बार अपने आप से देख लो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ आ रही है। आप किसी की बात सुनो मत, आप सिर्फ अपने ऊपर देखो, क्योंकि हर बच्चे का स्ट्रैटेजी अलग होता है पढ़ने का, हर बच्चे का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का समझने का तरीका अलग होता है। आपको जिस बुक की लैंग्वेज समझ आ रही है आप अभी उसको उठा लो 70 डेज के लिए, उसके अलावा उस पर क्वेश्चन मत। ठीक है, देन इसके बाद में आता है हमारा लाइफ साइंस, जिसके अंदर हमको भी पता है 13 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो क्या 13 की 13 यूनिट्स पढ़नी है, क्या 13 यूनिट्स पढ़ के ही मेरा सीएसआई या नेट जेआरएफ क्लियर होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी पता है कि वो एक ब्रॉडर वे में बच्चों को कवर करना है, बिकॉज एमएससी बॉटनी वाला भी यही एग्जाम दे रहा है, एमएससी जूलॉजी वाला भी यही दे रहा है, माइक्रोबायोलॉजी वाला भी यही दे रहा है, बायोटेक वाला भी यही दे रहा है। तो उन्होंने इतना ज्यादा डाइवर्स नेचर रखा है, इतना ज्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट रखे हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको वो सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। आप
अपनी पकड़ 6 यूनिट के ऊपर या 7 यूनिट, अगर आप 6 में कंफर्टेबल हो आप 6 ले लो, 7 में कंफर्टेबल हो 7 ले लो, आप 6 से 7 यूनिट के ऊपर अपनी पकड़ बना लो। देन उसके बाद में देखो कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सारी चीजों को आप पढ़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए अभी भी आपके पास 70 डेज है। मार्च में भी मैंने पूरे डेज काउंट नहीं किए हैं, आप 21 से लेके 31 तक भी काउंट करेंगे तब भी आपके पास 10 डेज है। तो अभी तो 21 आई भी नहीं है, उसमें भी 2-3 दिन बाकी है। तो आप एक काम कीजिए, मार्च की जो 10 दिन है उसको काउंट करके रखिए, अप्रैल की जो 30 डेज है आपके पास उनको आप काउंट करके रखिए, इसके बाद में मई के जो आपके पास 31 डेज है उनको काउंट करके रखिए। तो ले दे के आपके पास कितना होता है, 70 डेज मोटा मोटा आ जाएगा कि आपके पास 70 डेज है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पहले पढ़ाई नहीं किए है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो मैं दोनों को ही सजेस्ट करूंगी, अभी तक किसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मैटर नहीं करता है, ये 70 डेज को जो यूटिलाइज कर ले जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो इन 70 डेज में अपने आप को वहां तक अप टू डेट नहीं रख पाएगा उसका सिलेक्शन वो सिलेक्शन से पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो आप अभी इस बात की टेंशन मत लीजिए, इस बात का स्ट्रेस मत लीजिए कि मैंने पढ़ा नहीं है या मैंने अभी तक तो कुछ भी देखा नहीं है। आप कंप्लीटली इन 70 डेज को डिवोट कर दीजिए अपना कि मार्च अप्रैल में इसके अंदर मेरे को ये 70 दिन मिल रहे हैं, मैं ये 70 दिन के अंदर जितना भी मेरा सिलेबस होता है उतना एक बार कोशिश तो करें, नहीं होगा तो वैसे भी पहले भी हार मानने से नहीं होगा। तो और ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है, कभी हमने भी वो एग्जाम निकाला है और इतना टाइम से पढ़ा रहे हैं तभी आपको बता पा रहे हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता पा रही हूँ कि ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने भी इससे ज्यादा टाइम इस प्रिपरेशन को नहीं दिया है। इससे पहले जितने भी बेसिक्स स्ट्रांग थे, बट बहुत ज्यादा हम लोगों के कॉलेज में बेसिक्स स्ट्रांग होते नहीं है, ठीक है। हम जब इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं तभी हम अच्छे से, मैं बोलूँ कि पढ़ाई या बेसिक्स को समझना शुरू करते हैं। तो वो सबके साथ है और ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है। तो अब आपको इन टाइम को कैसे डिवाइड करना है मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। देखिए अगर आपको बिल्कुल स्ट्रैटेजी पिन पॉइंट चाहिए कि कितने दिन कैसे, ये तो हर बच्चे के हिसाब से अलग होगा, क्योंकि किसी बच्चे को रात में पढ़ने का होता है, किसी बच्चे को दिन में पढ़ना होता है। तो ये आप अपने हिसाब से इस चीज को चेक कीजिए कि आपको 6 घंटे निकालने हैं, मैं आपको सिर्फ 6 घंटे के लिए कह रही हूँ, 6 घंटे आप लाइफ साइंस पढ़ने के लिए निकाल लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उन 6 घंटे के अंदर आप क्या कीजिए, मार्च के अंदर आप फोकस कीजिए, फॉर एग्जाम्पल मॉल बायो हो गई, सेल बायो हो गई और इम्यूनोलॉजी हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग डिवीजन बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्च में हम इन सब चीजों को फोकस कर ले, इसके बाद अप्रैल में हम इन सब चीजों को फोकस कर ले, एंड मई में हम इन सब चीजों को फोकस कर ले। उसके बाद जो 5 दिन आपका बचता है वो 5 दिन जो है आप पूरा का पूरा रिविजन करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा रिविजन आपने करना है, विदाउट रिविजन ये एग्जाम क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। तो आप जितना कम रिसोर्स को बार बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम में क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पे, पहले मैंने बोला कि 6-7 यूनिट कर लीजिए, अब मैं कह रही हूँ सारी यूनिट कर लीजिए, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही आप सारी यूनिट कर लीजिए, बट मैं ये कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल आप मार्च में ये वाला पोर्शन लेके चलिए, ठीक है। मार्च के 10 दिन बचे हैं और अगर आप ये 2 दिन भी यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप इनको भी यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। तो ये 10 दिन के अंदर आप ये कर लीजिए, लेकिन प्रायोरिटी पे किसको रखिए, मॉल बायो को रखिए, सेल बायो को रखिए और इम्यूनोलॉजी को रखिए, इनको आप प्रायोरिटी पे रखिए। उसके बाद आप इकोलॉजी को देखिए, मैं नहीं कह रही इकोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, इंपॉर्टेंट सब कुछ है और इम्पॉर्टेंट सब कुछ नहीं है, इसमें ऐसा ही है। आपको देखना होगा कि आपका कौन सा एरिया ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी मॉल बायो बहुत अच्छी है, मेरी सेल बायो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं उसी पे ज्यादा, उसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने में मतलब मेहनत करूंगी, क्योंकि मुझे उसके क्वेश्चन में शॉर्ट होना है कि मैं यहाँ गलती नहीं करूं। तो मैं फालतू में जो एरिया मेरा नहीं अच्छा है मैं उसमें टाइम देने की बजाय उसमें टाइम दूंगी जो मेरा बेटर है, जिसमें मेरे को याद अच्छे से हो जाता है, समझ अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए मॉल बायो पे, सेल बायो पे एंड देन इम्यूनोलॉजी पे। इसके बाद आप इकोलॉजी को भी देख लीजिए। इकोलॉजी वैसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ने हैं उसके, और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ के हमारा ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो आप इसको फिर उस हिसाब से कवर कर लीजिए। देन इसके बाद में जब आपका अप्रैल आएगा,
जब आपका अप्रैल आएगा तब आप क्या कीजिए, आप जेनेटिक्स कर लीजिए, आप टूल्स एंड टेक्निक्स कर लीजिए, आप बायोकेमिस्ट्री कर लीजिए। टूल्स एंड टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में टूल्स एंड टेक्निक्स को अप्लाइड बायोलॉजी से भी लिखा होगा, आप बायोकेमिस्ट्री कर लीजिए। ठीक है, ये मेजर चीजें तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। आप जेनेटिक्स, टूल्स, टेक्निक, बायोकेमिस्ट्री को तो स्किप नहीं कर सकते। अब जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे जेनेटिक्स में जो ज्यादा अच्छा है वो पहले जेनेटिक्स पकड़ ले, जिसको टूल्स एंड टेक्निक्स ठीक लगती है थोड़ा बहुत ये सब पढ़ना, तो वो पहले पकड़ ले। उसके बाद जिसको बायोकेमिस्ट्री कंफर्टेबल लगती है वो पहले कर ले। इसके बाद दो छोटे छोटे से टॉपिक है, ये ज्यादा बड़े नहीं है, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप अगर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल आपका डाइवर्सिटी वाला एरिया आपको नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को ये वाली चीज ठीक लग रही है, ये वाला करना ठीक लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है, इवोल्यूशन भी उसने ले दे के कर लिया, लेकिन डाइवर्सिटी में आके अटक रहे। तो अगर आपको कोई पोर्शन ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इस चीज को तो नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट आप उसके पीवाईक्यूज पे जाइए, और पीवाईक्यू में जो जो टॉपिक है, अब तो पाथफाइंडर ने एक अलग सेक्शन वाइज भी मतलब एमसीक्यू की बुक निकाली है, तो आप उसको लीजिए, उसमें उस सेक्शन के क्वेश्चंस देखिए और उस क्वेश्चन को लर्न करना शुरू कीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, और उसमें देखिए कि इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। वो सारी चीजें भी आप करेंगे तो आप इतने एबल हो जाएंगे कि इसके आप क्वेश्चन ठीक ठाक सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अप्रैल के बाद आपका आता है आपके मई के अंदर अब आपको हैंडल करनी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियो एंड देन एनिमल फिजियो और माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, कुछ कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे सारा ही बता दिया, लेकिन हमको सारा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने कौन कौन सी चीजों पे फोकस किया था, तो मैंने यहाँ मॉल बायो, सेल बायो, इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छे से कंप्लीट की थी। देन जेनेटिक्स, टूल्स, टेक्निक, बायोकेम बहुत अच्छे से की थी। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी मैंने लास्ट के 2-3 दिन के अंदर देखी थी, क्योंकि मैंने अपने क्रिस्प नोट्स बना लिए थे और उसी नोट से क्वेश्चन जो है वो आ गए थे। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले तो ये वीडियो आपको ये रिमाइंड कराने के लिए है कि अभी भी आप कर सकते हैं, बहुत टाइम है। मार्च के अंदर आप इन सब्जेक्ट को टैकल कर लीजिए, अप्रैल में आप इन सब्जेक्ट को टैकल कर लीजिए, और मई में आप इन सब्जेक्ट को टैकल कर लीजिए। उसके बाद जून में आपका पेपर है, 5 दिन आपके पास वैसे भी होंगे, आप रिविजन कीजिए। इसके बाद एक जो मैं बोलूंगी, फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट टाइम में सारी बुक को तो खोल के रिवाइज नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं क्या करती थी कि एक कॉपी बना लेती थी मैं स्टार्टिंग से ही, बहुत मोटी कॉपी। उसी में मैंने ये मतलब मार्च, अप्रैल, मई जैसे 3 ये आपके हैं, मैंने 4 महीने की लगभग पढ़ाई की थी, तो मैंने 4 महीने के डिवीजन के अंदर उसको बांट रखा था। सबसे पहले मैं जैसे सेल बायो ले रही हूँ, मॉल बायो ले रही हूँ, तो मैं पार्ट 1 उस कॉपी के मैंने 4 हिस्से कर रखे थे। उससे फर्स्ट वाली कॉपी जो है, फर्स्ट वाला हिस्सा, उसमें मैं सिर्फ मॉल बायो और सेल बायो जो है उसके नोट्स लिखती थी। नोट्स में अपना रफ लिखती थी, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से उसको कभी मैंने सजा सजा के नहीं लिखा, तो वो उतने ही रफ थे। लेकिन लास्ट में मेरे पास क्या हुआ ना, कि जब मेरा एग्जाम था उससे मिनिमम 10 दिन पहले मेरे पास एक कॉपी प्रिपेयर थी जिसके अंदर मेरा पूरा मटेरियल था। अच्छा, अब बुक भी होती है, लेकिन हम लास्ट टाइम में बुक को रेफर नहीं कर सकते, आपसे बुक खुलेगी ही नहीं, आप खोल ही नहीं पाओगे, आपकी टेंशन बढ़ेगी जैसे जैसे आप बुक देखोगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी प्रिपेयर कर लेनी है ये अभी से। फॉर एग्जाम्पल आप मार्च के अंदर ये सारी चीजों को जब देख रहे हो तो ये अपनी कॉपी के अंदर ऐड कर लो। इसके बाद अप्रैल में जब देख रहे हो तो ये सारी चीजों को आप अपने कॉपी के अंदर ऐड कर लो, और मई में जब आप कर रहे हो तो आप ये सब चीजों को कॉपी के अंदर ऐड कर लो। और जो पोर्शन आपको टिपिकल लगते हैं, आप उनके पीवाईक्यू से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ मोर देन सफिशिएंट उतने टॉपिक आप कर लो। ठीक है, इतने में भी आपका पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसके बाद आती है सोर्स की बात, कि हम कौन सी बुक पढ़ें, सबसे बड़ी बात। तो देखिए, अभी मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप कोई भी स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक बुक, लॉडेश या लेनिंजर, आप इन पे जाइए, वॉटसन क्रिक पढ़िए, नहीं, मैं आपसे अभी ये
नहीं बोलने वाली। आप सिर्फ इतना कीजिए कि पाथफाइंडर की जो बुक्स है मैंने पर्सनली भी वही रेफर की थी, और कुछ मेरे नोट्स थे तो वो मैंने रेफर किए थे। तो वो नोट्स और प्लस पाथफाइंडर की जो बुक थी वो नोट्स मैं आपको इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल करा भी दूंगी। और आने वाले टाइम में मैं कुछ फ्री वीडियोस भी डालने वाली हूँ जो आपके इम्यूनोलॉजी, सेल बायो, मॉल बायो इनसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सोर्स के पीछे ज्यादा मत भागिए। आपको पाथफाइंडर की जो 3 बुकलेट्स आती हैं, अभी तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाला उन्होंने अलग से भी पूरा पोर्शन पतली से एक बुक निकाली है, प्लस एमसीक्यूज वाली क्वेश्चन, ठीक है, बुकलेट ये ले लेनी है। और ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक प्लानिंग नहीं की है, ठीक है, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है कि भाई मेरा तो पूरा का पूरा ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्लियर है, मैंने तो पढ़ रखा है, तो बिल्कुल आपको अपने ही नोट्स रेफर करने हैं, फिर आपको मेरी बात भी नहीं सुननी है, आपको अपने नोट्स पे ही सबसे ज्यादा रिलाई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोले प्लांट फिजियो मैंने कर रखा है, बिल्कुल आप उसी को रेफर कीजिए, आपको बुक से उसका एक पेज देखने की जरूरत नहीं है। कोई कह रहा है मेरा माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट है, तो बिल्कुल आप उसी को कंप्लीट कीजिए, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आपके बच रहे हैं आप वो कर लीजिए। ठीक है, तो आप सोर्स के पीछे मत भागिए, अभी आप सिर्फ और सिर्फ पाथफाइंडर की बुक के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि हम सोचते हैं कि पाथफाइंडर की बुक जो है उससे क्वेश्चंस नहीं आते। क्यों? क्योंकि पार्ट सी जो है बहुत टिपिकल है, साइंटिफिक अप्रोच वाला है, तो वो अप्रोच आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाली। वो अप्रोच आपको खुद डेवलप करनी होगी अपने अंदर, और वो आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा बार आप पढ़ाई करेंगे। आप फर्स्ट बार रिवीजन करेंगे, आपके अंदर वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं आने वाली। लेकिन जब यही रिवीजन का नंबर सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, तब आप अपने अंदर एक डिफरेंस फील करोगे कि अब मैं क्वेश्चन को ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा हूं या कर पा रही हूँ, और ज्यादा बेटर तरीके से मैं इसको सॉल्व कर पा रही हूँ। ठीक है, तो सोर्स वही होता है, नॉलेज वही होती है, मल्टीपल रिविजन 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 आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप कर देता है। ठीक है, और वो हो जाएगा, आप इनको भी पढ़ेंगे, सिर्फ पाथफाइंडर की बुक्स पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। और किसी भी टॉपिक के, अगर आपको कोई टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मेरे पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, मैं आराम से आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी, और बिल्कुल आपको इसी चैनल के ऊपर उनका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड देन उसके बाद जितने भी आगे आने वाले वीडियोस हैं उतने वीडियोस आपके आप जो है उसको देख पाएंगे। और मैं मेनली जो है मॉल बायो, सेल बायो, इम्यूनोलॉजी इनके ऊपर लाऊंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके लिए स्पेसिफिकली टफ टॉपिक है या ये वाला टॉपिक तो मुझसे नहीं होगा, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, वो टॉपिक भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, इसके बाद में ये एग्जाम जो है उसके लिए मैं ये बोलूंगी, आपको डरना नहीं है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रखोगे तो फिर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं रख सकता, फिर एग्जाम भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी 70 डेज है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी सारा स्टेटस बदल जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और ये एक फैक्ट है, सोसाइटी में स्टेटस से ही रिस्पेक्ट आती है। तो आप एक काम कीजिए, आप अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के, जितने बच्चे इस एग्जाम के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे थे, अब आप कॉन्फिडेंट होइए कि आपके पास पूरे 70 डेज है एंड मोर देन सफिशिएंट है, और इसको मैं हैंडल करूंगा, अच्छे से करूंगी। बस इससे पहले क्या किया ना उसकी टेंशन लेनी है, इसके बाद क्या करेंगे ना उसकी टेंशन लेनी है। हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इन 70 डेज में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होंगी। बाकी आपको कुछ भी स्ट्रैटेजी वाइज चाहिए, या फिर आपको कुछ भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई चाहिए कि मेरे नोट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड देन कमेंट के अंदर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।